हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप देख रहे हैं कि इस समय हम जो है आपकी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की बुक को सॉल्व करा रहे हैं, यानी कि रीडिंग करा रहे हैं, जिसको हम एजुकेशन 1 कहते हैं। बस मुश्किल से 2 से 3 क्लासेस बची हुई हैं। मुश्किल से आप मान के चलिए 2-3, आज को छोड़ के 2 क्लास बहुत है, ठीक है, 2 ही क्लास आएगी और ये बुक आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बुक ख़त्म होने के बाद इस बुक की PDF हम आपको डाल देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो बुक का क्या नाम है? बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। और जैसा कि मैंने कहा, यूपी टेट का लगभग 70% सिलेबस आपका यहाँ से आता है, तो वो आता है। बाकी सारी चीज़ें हम जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी सेमेस्टर की बुक हम आपको सॉल्व कराएंगे। साथ में हम बोर्ड पे भी थोड़ा सा पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें बिजी हैं कि उसकी भी क्लासेस लाना है। नहीं तो आपके हम बोर्ड पे भी शिक्षण कौशल और जीवन कौशल हम अलग से स्टार्ट करने वाले थे, तो कर देंगे। तो आप ये जानिए कि नवंबर से स्टार्ट करेंगे उसे, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेट का देख लेते हैं, फिर हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, क्योंकि हम रोज़ एक एक पॉइंट देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था, कि कोई चीज़ छूटे ना आपकी। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप पीछे वीडियो में जाकर देख लें। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके और वैयक्तिक विभिन्नता, कल्पना, चिंतन और तर्क, ये भी हमने पढ़ लिया था। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ लिया था। और जो अधिगम सीखना में हमने कहाँ तक पढ़ा था? अधिगम का अर्थ एवं प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम 3 होते हैं, गौड़ नियम 5 होते हैं, ये भी हमने बताया। सीधे संख्या पूछी जाती है, इसलिए हम बार बार मेंशन करते हैं आपके लिए। और हम देखते हैं कि आगे हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा। अधिगम के सिद्धांत एवं कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, जिसमें थॉर्नडाइक का हमने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत देखा था, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। पावलोव का सिद्धांत देखा था, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। स्किनर ने जो है चूहे पर प्रयोग किया था। ये सारे सिद्धांत आपके पूछे जाते हैं। कोहलर ने जो है चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, नाम क्या था उसका? सुल्तान, ठीक है। और पियाजे ने अपने बच्चे पर किया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत। और ब्रूनर का सिद्धांत भी हमने देखा था, यहाँ पे ब्रूनर नहीं लिखा है, ब्रूनर का भी देखा था। आज हम देखेंगे सीखने का वक्र, अर्थ, प्रकार एवं सीखने में उनका महत्व। और हो सकता है अगर समय बचेगा तो पठार, अर्थ एवं कारण भी देख लेंगे, निराकरण देख लेंगे। और साथ में 2 क्लास में इसको भी खत्म कर देंगे। बस आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर की एजुकेशन 1 की बुक खत्म हो जाएगी। बस हम एजुकेशन 2 की बुक स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए सीधे हम आते हैं चैप्टर पे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब सीधे हम आते हैं टॉपिक पे अपने। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? सीखने का वक्र, ठीक है। सीखने का वक्र हमारा टॉपिक है। देखिए, हम क्या देखते हैं कि जब हम सीखने लगते हैं तो हमारे सीखने में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी सीखने की गति जो है धीरे हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी एकदम बंद हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें आती हैं, इन्हीं सबको हम सीखने के वक्र और पठार में पढ़ते हैं। तो सीधे हम आते हैं चैप्टर पे कि लिखा हुआ क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में नई बातें, नए कार्य और नए विषय सीखते हैं, जैसे अंग्रेजी पढ़ना, कार चलाना, चित्र बनाना, ठीक है। हमारी इन सबको सीखने की गति आरंभ से अंत तक एक सी नहीं होती। हम देखते हैं कि कभी हमारी सीखने की गति धीरे होती है, कभी तेज़ होती है, यानी कि समान गति नहीं होती है, या तो कभी तेज़ कभी धीमी होती है। वही बात आ गई यहाँ पर। यदि हम सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र बन जाएगा, इसी को वक्र कहा गया है। और इसी को जो है सीखने का वक्र कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर हमने एकदम तेज़ से स्टार्ट किया, फिर हमारी रफ्तार धीरे हो गई, फिर तेज़ हो गई। ऐसे ही चीज़ें ये वक्र में आपके आएंगे, फिर हम बहुत बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। दूसरे शब्दों में सीखने का वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। गेट्स व अन्य के अनुसार, गेट्स व अन्य ने क्या कहा है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। क्या कहा इन्होंने गेट्स व अन्य ने? कि सीखने का वक्र जो है अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। अब सीखने के वक्र की विशेषताएं हम देखते हैं कि क्या क्या होती हैं। तो पहली विशेषता क्या है? सीखने में उन्नति। तो सीखने के वक्र से क्या होती है? सीखने में उन्नति होता है। हम देखते हैं क्या है। सीखने के वक्र को हम मोटे तौर पर 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम अवस्था। सीखने की गति समान नहीं होती। अंतिम अवस्था की तुलना में प्रारंभिक अवस्था में उन्नति बहुत तीव्र होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है अगर हम वहाँ एंड तक पहुँचे हैं तो यहीं पर तीव्र होंगी चीज़ें, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? प्रारंभिक अवस्था। इसमें क्या है? प्रारंभिक अवस्था में सीखने की गति में तीव्रता होती है, परंतु यह सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। फिर उसके बाद क्या आती है? मध्य अवस्था आती है। इसमें क्या है? ये हमने बता दिया आपको, अंतिम अवस्था की तुलना में प्रारंभिक अवस्था उन्नति तीव्र। अच्छा,
ठीक है, देखिए एक बार कि जिसे कहा गया कि जब हमने सीखना शुरू किया तो थोड़ा ज़्यादा उत्साह से किया था और अंत तक पहुँचते पहुँचते जब हम थक गए तो हमें गति धीमी हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मध्य अवस्था हम देखते हैं। मध्य अवस्था में क्या कहा गया कि जैसे जैसे व्यक्ति अभ्यास करता जाता है वैसे वैसे सीखने में उन्नति करता जाता है, परंतु उन्नति का रूप अस्थायी नहीं होता है। कभी कभी उन्नति तीव्र होती है और कभी कम होती है। फिर हम देखते हैं अंतिम अवस्था। ठीक है, अंतिम अवस्था क्या है? जैसे जैसे सीखने में अंतिम अवस्था आती है वैसे वैसे सीखने की गति धीमी पड़ जाती है। एक अवस्था ऐसी आती है जब व्यक्ति सीखने की सीमा पर पहुंच जाता है। फिर आगे हमारा क्या है? पांचवी विशेषता क्या है? सीखने की गति अनेक बातों पर निर्भर करती है, जैसे सीखने वाले की रुचि, प्रेरणा और जिज्ञासा, उत्साह, कार्य की सरलता और जटिलता। देखिए यहाँ पर इन्होंने वक्र के प्रकार नहीं दिए, नहीं तो नतोदर वर्ग सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, आपका कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ बुक रीडिंग हम कर रहे हैं, तो जो बुक में है वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। फिर हमारा क्या आता है? सीखने का पठार। हम देखते हैं कि सीखने के पठार में क्या होता है, यानी कि जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं करते। हमारी उन्नति कभी कम कभी धीमी होती है, कभी कम कभी अधिक होती है। कुछ समय बाद ऐसा अवसर भी आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। इस सपाट स्थल को सीखने का पठार कहते हैं, यानी कि हम सीखते जा रहे हैं, अचानक क्या हुआ? हमारा सीखने की गति रुक गई, तो इसी को हमने क्या कह दिया? सीखने का पठार कह दिया। ठीक है, फिर आगे क्या देखते हैं? सीखने के पठार कारण किस कारण आ जाते हैं सीखने के पठार? तो ध्यान से देखिएगा, प्रेरणा का अभाव, उचित प्रेरकों के अभाव में सीखने में पठार आ जाता है। अगर आप को मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कभी कभार क्या होता है, तो ऐसे सीखने में क्या होता है? अभाव आ जाता है। फिर हम देखते हैं सीखने में रुचि की कमी होना। जब किसी में सीखने की रुचि में कमी होगी तो कम सीखेगा या नहीं सीखने के बराबर होगा। तो सीखते सीखते यदि बालक उस कार्य में रुचि कम कर लेता है या रुचि कम हो जाती है तो सीखने में पठार आ जाता है। फिर हम बात करेंगे शारीरिक सीमा की। बच्चे में उत्साह तो तथा उसे अच्छी से अच्छी पद्धति से सिखाया जाए, लेकिन वो अपनी शारीरिक सीमा के अनुकूल ही उन्नति करता है। किसी भी दशा में उसकी क्षमता में अधिक उन्नति नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सीखने की अनुचित विधियाँ। सीखने की अनुचित आदतें भी पठार पैदा करती हैं, जैसे कलम को कसकर पकड़ना, उंगली पर गिनती करना, तो ये सारी चीज़ें। फिर हम आगे देखते हैं कार्य की गहनता। तो इसमें क्या है? प्रारंभ में कोई क्रिया सरल होती है, बाद में क्रिया कठिन हो जाती है। इससे सीखने में गतिविरोध उत्पन्न हो जाता है। फिर आगे क्या है हमारा कि पुरानी आदतों व नई आदतों में संघर्ष। तो किसी प्रकार के कौशलात्मक कार्य को सीखने में पुरानी आदतें नवीन आदतों में बाधा डालती हैं, जैसे टाइप करने में अक्षर अभ्यास के बाद शब्द अभ्यास में पुरानी आदत अक्षर अभ्यास में बाधा पैदा करती है। ठीक है, फिर आगे हमारी क्या प्रभाव है? प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाना। पठार की प्रकृति, जो पठार प्रकृति है, प्रदत्त वह साधन है जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाया जाता है, वो पठार आ जाता है। फिर आगे हम क्या देखते हैं? अन्य कारण। ठीक है, अन्य कारण क्या होती है? सीखने में क्या क्या चीज़ें दिक्कत करती हैं? थकान हो गई, निराशा हो गई, उदासीनता हो गई, जिज्ञासा हो गई, उत्साह में कमी हो गया, अस्वस्थता हो गई, दुखित वातावरण और पारिवारिक कठिनाई आदि से भी सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं इनको दूर कैसे करेंगे सीखने के पठार को। तो दूर करने के कुछ उपाय हम देख लेते हैं। सीखने वाले को प्रेरणा देना। ठीक है, नवीन प्रणालियों का उपयोग करना, कार्य के बीच बीच में विश्राम देना, सीखने की उचित विधियों का प्रयोग करना, बच्चों के व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान देकर उनकी क्षमता के अनुसार सीखने में सुविधा प्रदान करना। फिर बच्चों में क्या है? उत्साहवर्धन करना। ठीक है, मोटिवेट करना बच्चों को। फिर हम बात करेंगे सीखने का वातावरण इस प्रकार रखें कि सीखने की क्रिया में यथासंभव सहायता प्रदान हो सके। और कभी कभी बालक हतोत्साहित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षकों को चाहिए कि वो समय समय पर बच्चों को उचित मार्गदर्शन करें। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि यह पठार के कारणों का पता लगाए और उनको दूर करने का प्रयत्न करें ताकि सीखने की प्रक्रिया सरलतापूर्वक आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, ज़्यादा और ये चीज़ें हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक सेकेंड, पुनरावृत्ति बिंदु भी देख लेते हैं क्या है। लिखा हुआ है कि हम सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो उसे सीखने का वक्र कहते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है अभी। और सीखते समय अचानक जब गति रुक जाती है सीखने की तो उसे हम सीखने का पठार कहते हैं। सीखने के पठार में आने वाले कारण विभिन्न हो सकते हैं, जैसे रुचि, प्रेरणा में कमी और सीखने की अनुचित विधि और थकान आदि, ये सारी चीज़ें होंगी। अब सीखने का स्थानांतरण आता है तो इसको भी हम यहीं पर देख लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। फिर हम अगले चैप्टर को कल स्टार्ट करेंगे। रुक के देख लेते हैं, फिर मूल्यांकन। हाँ ठीक है, सीखने का स्थानांतरण हम देख लेते हैं, फिर हम कल से ये अभिप्रेरणा हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, स्थानांतरण यानी कहीं ट्रांसफ़र, जैसे आप सुनते होंगे अंग्रेजी में, तो ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। तो वहीं पर सीखने का जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं।
इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सीखने के स्थानांतरण में हम देखेंगे कि अर्थ देखेंगे, प्रकार सिद्धांत देखेंगे और महत्व देखेंगे। ठीक है, तो सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अर्थ जब कोई बच्चा सीखा हुआ कार्य किसी दूसरे सीखने के कार्य को प्रभावित करता है। क्या दिया हुआ है कि जब कोई एक सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखे हुए कार्य को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रकार का स्थानांतरण सीखने की क्रिया को सरल बनाता है। जैसे हम विद्यालय में जोड़, घटाना, गुणा आदि सीखते हैं और उस ज्ञान का प्रयोग बाजार में चीज़ें खरीदते समय करते हैं। दूसरी ओर जब पहले सीखी हुई क्रिया दूसरे सीखने क्रिया में बाधक बनती है तो उसे विपरीत स्थानांतरण करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम क्लास में अपना गुणा, जोड़, घटाओ ये सारी चीज़ें सीखते हैं, फिर हम कहीं बाजार जाते हैं सामान खरीदने तो वो चीज़ें वहाँ पर काम आ जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा पॉजिटिव स्थानांतरण हो जाता है। और जब हम किसी जो है कोई हम कार्य करते हैं और उसको हम कहीं अलग नहीं सीख पाते हैं, वो या वो चीज़ें बाधा बन जाती हैं तो उसे विपरीत स्थानांतरण कहते हैं। तो इन चीज़ों को भी जान जाइए। चलिए अब हम परिभाषाएं कुछ देखते हैं, परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो बीजे अंडरवुड के द्वारा क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभव का प्रभाव ही अधिगम स्थानांतरण है। क्या कहा है अंडरवुड ने कि वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम का स्थानांतरण है। क्रो ने क्या कहा है कि जब शिक्षण के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, इन्होंने क्या कहा है कि जब शिक्षण के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव के कार्य की आदत, ज्ञान निपुणता को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि E.R. हिलगार्ड ने क्या कहा है कि अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। हिलगार्ड ने क्या कहा है कि एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। अब हम इसके प्रकार देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कौन कौन से हैं, तो हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक या पॉजिटिव, एक नकारात्मक यानी कि निगेटिव। इन चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे। तो हम देखते हैं कि सकारात्मक क्या है। तो क्या कहा गया है कि जब पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है तो उसे सकारात्मक कहते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है उसे मोटरसाइकिल चलाने में कठिनाई नहीं होती है। सीधे सीधे ये आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है और पूछा जाता है कौन सा स्थानांतरण है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो इनका कहने का ये मतलब है कि अगर आपने पहले से साइकिल सीख रखी है और वो आपको बाइक सीखने में मदद कर रहा है वो सीखना, तो ये सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, यानी कि एक जगह सीखा हुआ दूसरी जगह काम आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर नकारात्मक स्थानांतरण की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर नकारात्मक स्थानांतरण की बात करें तो इसमें क्या है कि जब पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करे, यानी कि जो हमने पहले सीखा है, जब हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें वो क्या करता है, कठिनाई उत्पन्न करता है, तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण करते हैं। जैसे साइकिल के मैकेनिक को स्कूटर की मरम्मत करने में कठिनाई का अनुभव होना, जाहिर सी बात है साइकिल में कोई वैसी चीज़ें तो होती नहीं है और स्कूटर की मरम्मत करने में उसे कठिनाई होगा, तो इसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अब अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों को जानते हैं। देखते हैं, हमने देख लिया कि प्रकार 2 होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब सिद्धांत को हम देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला क्या है हमारा, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है, तो मानसिक शक्तियों के सिद्धांत में क्या है, अधिगम स्थानांतरण का यह सबसे पुराना सिद्धांत है, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। इस सिद्धांत के अनुसार मन की शक्तियों, तर्क, ध्यान, स्मृति, कल्पना आदि को शिक्षण के द्वारा विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रभाव, इस विकास का प्रभाव आगे सभी कार्यों पर पड़ता है। ठीक है, फिर अगला है हमारा समान तत्वों का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन बनेगी आपकी, इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि कौन से इस सिद्धांत कौन सा है, समान तत्वों का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक है, याद रखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार एक कार्य को दूसरे कार्य पर कितना स्थानांतरण होगा इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों कार्यों में साहचर्यात्मक तत्वों में कितनी समानता होगी। यह दो कार्यों में जितनी अधिक समानता होगी वो उतना अधिक वे एक दूसरे के अध्ययन में सहायक होंगे। सीधे सीधे कहने का मन है कि समान तत्व कौन से होते हैं और सीखने में सहायक कैसे होंगे। जैसे भूगोल का ज्ञान इतिहास के ज्ञान में सहायता दे सकता है परंतु कला एवं विज्ञान के अध्ययन में नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगला हमारा आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक है, क्या आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक व्यक्ति अपने किसी कार्य या अनुभव से कोई सामान्य नियम निकाल लेता है तो वही दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, क्या कहा है कि अगर आप किसी कार्य को क्या कहा गया कि एक व्यक्ति अपने किसी कार्य ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम निकाल लेता है और वही दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग कर देता है। जैसे यदि शिक्षक के बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान है, ठीक है, तो वह अपने इस ज्ञान का प्रयोग कक्षा की समस्याओं का समाधान करने में सफलतापूर्वक पढ़ाने में कर सकता है। ठीक है, अब देते हैं सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। ये क्या है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, स्पीयरमैन थे। इसे हम जीएस थ्योरी भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम जीएस थ्योरी भी कहते हैं। तो इन चीज़ों को आप भूलेंगे नहीं, जीएस थ्योरी
ये सीधे सीधे आपकी पूछी जाती हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं और इनके अनुसार मुख्य 2 प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता। ठीक है, स्थानांतरण केवल सामान्य योग्यता का होता है। जैसे यदि कोई बच्चा भूगोल, गणित, विज्ञान आदि किसी विषय का अध्ययन करता है तो वह केवल अपनी सामान्य योग्यता का ही स्थानांतरण करता है, विशिष्ट योग्यता का स्थानांतरण नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने सिद्धांत देख लिया, अब हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण का महत्व। अधिगम में स्थानांतरण का महत्व, इन चीज़ों को भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है। सीखने में स्थानांतरण का अधिक महत्व है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मन अनेक योग्यताओं का केंद्र है। किसी एक योग्यता का अभ्यास करने पर समस्त योग्यताओं का विकास हो जाता है। इसके अनुसार विद्यालय में विषयों का अध्ययन चरित्र और अनुशासन का विकास करता है। ठीक है, देखते हैं महत्व क्या है। स्थानांतरण के द्वारा किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय में सीखे गए जोड़, गुणा, घटाना आदि का प्रयोग हम बाजार में चीज़ों को खरीदते समय हम करते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, फिर अगला क्या है, 2 विषयों में समानता होने पर स्थानांतरण अधिक होता है। ठीक है, जैसे गणित का ज्ञान भौतिक शास्त्र के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। यदि 2 विषय बिल्कुल भिन्न हैं तो वहाँ पर क्या होता है, स्थानांतरण बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे क्या होगा कि इंजीनियर का ज्ञान दर्शन शास्त्र में सहायक नहीं होगा। इस प्रकार निषेधात्मक स्थानांतरण से सदैव बचना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या है, स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कार्यों में करते हैं। फिर आगे क्या है, शिक्षक अधिगम के अंतरण के द्वारा ही बच्चे के भविष्य का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ पुनरावृत्ति बिंदु हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। एक सेकंड, चलिए अब हम पुनरावृत्ति बिंदु में क्या देखते हैं कि सीखने का स्थानांतरण अधिगम की क्रिया को सरल बनाता है। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, सीखने का स्थानांतरण अधिगम की क्रिया को सरल बनाता है। फिर आगे क्या है, स्थानांतरण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कार्यों में करते हैं। और पूरा सारांश क्या है, सारांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए ध्यान से। जब कोई एक सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखे हुए कार्य को प्रमाणित करता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यह स्थानांतरण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। जब कोई सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक हो तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण करते हैं। जैसे विद्यालय में सीखा हुआ जोड़ घटाना बाजार में सामान खरीदने में सहायक होता है। ठीक उसी प्रकार जो सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में बाधक होता है तो हम उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। प्रायः हमारे जीवन में अधिगम का स्थानांतरण होता है जिसके कारण हम नई विषय सामग्री को आसानी से समझ लेते हैं, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। अधिगम का स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है तथा जिसे हम अन्य कार्यों में लगाते हैं। अब ये आपका हो गया मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें हो गई। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। और चलिए फिर आगे हम क्या देखते हैं, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब हमारा अभिप्रेरणा आ गया, इसको भी हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बस आपका जल्दी से जल्दी 2 क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। क्योंकि वैकेंसी देखिए, वैकेंसी हो चाहे यूपी टेट हो, आपका कभी ना कभी तो आएगा ही। तो इसलिए पढ़ाई पर बने रहें, क्योंकि उसके बाद ही हम आपको कुछ बुक करा देंगे। फिर पेट के एग्जाम के बाद हम आपको बोर्ड पर शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और डिटेल में पूरा जैसा जैसा आपका सिलेबस लाइन टू लाइन हो वैसे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप रीडिंग करिए, उसके बाद हम चीज़ों को देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।